नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आर ओ मॉक टेस्ट में आज ये 28वां मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग अति संभावित 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आप आर ओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं, तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो PDF की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी PDF जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल, उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन, उसकी PDF दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की PDF फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें, तो आप ज्वाइन RO लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से RO परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कृतांत व अंतक ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कृतांत व अंतक ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। यम के, राजा के, सूर्य के या महादेव के? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृतांत व अंतक जो है यम के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सूर्यपुत्र, श्राद्ध देव, जीवितेश, धर्मराज, दंडधर, यमराज और कीनास। राजा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अवनिपति, महिपति, भूपाल, नरेश, नृपति, भूपति, नरपति, महीप, राव, नृप, भूप, सम्राट। ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद सूर्य के पर्यायवाची शब्द रवि, दिनेश, अंशुमाली, दिवाकर, सविता, भानु, प्रभाकर, दिनकर। महादेव या भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द त्रिलोचन, गिरीश, भूतेश, भव, हर, चंद्रशेखर, ईश, शंभु, पशुपति, शिव, महेश्वर। ये सभी महादेव के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से देवता के पर्यायवाची शब्दों को चुनिए। तो हमको ये देखना है कि किन किन विकल्पों पे देवता के पर्यायवाची जो है सभी हैं। सुर, देव, अमर ये सभी क्या हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा वसु, गीवपर्ण, आदित्य ये भी देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। अजर, विबुध और त्रिदश ये भी जो है देवता के पर्यायवाची हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी जो है ये जितने भी विकल्प दिए हैं सभी देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन सही होगा। देवता के पर्यायवाची एक बार फिर से देखते हैं सभी। सुर, अजर, अमर, देव, विबुध, गोवाण, निर्जर, वसु, आदित्य, लेख, वृंदारक, अजय, सुमना, अमर्त्य, त्रिदश, ऋभु, सुपर्वा, दिदिवेश, त्रिवौकस, आदित्य ये सभी क्या हैं? देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है? तो इनमें से संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द हमको देखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही है, A। सुख शब्द से सुखी शब्द बना है और सुख जो है एक संज्ञा शब्द होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं संज्ञा से जो विशेषण बनाए जाते हैं उनका। आयु से आयुष्मान, कुंती से कौंतेय, पुरस्कार से विशेषण बनेगा पुरस्कृत, राजनीति से राजनीतिक, लोभ से लुब्ध या लोभी, श्रद्धा से श्रद्धेय या श्रद्धालु, भूगोल से क्या बनेगा विशेषण भौगोलिक, आकर्षण से आकृष्ट,
धर्म से धार्मिक, समर से सामरिक, रसायन से रासायनिक, लघु से विशेषण बनेगा लाघव, वन से वन्य और बुद्धि से बौद्धिक। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द हैं इनको हम और क्या कह सकते हैं, इनको हम विशेष कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो है विशेष विशेषण के भी उदाहरण हो गए। अगला प्रश्न, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्रविशेषण होता क्या है। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, मनु बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पर एक विशेषण है अच्छी। अब अच्छी में भी जो है उसकी भी विशेषता बता रहा शब्द बहुत, कि वो बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम तद्भव की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? एक जोड़ा इसमें से अशुद्ध है, वो हमको देखना है। उपालंब का जो है तद्भव क्या होता है, उलाहना होता है, बिल्कुल ठीक है। ग्रंथि का जो है तद्भव गांठ होता है। द्विप्रहरी का दोपहरी होता है, ये भी ठीक है। चर्मकार का चमड़ा नहीं होता है। चर्मकार का जो है क्या होता है तद्भव, चमार शब्द होता है इसके लिए। कुछ अन्य तत्सम तद्भव शब्दों को देखते हैं। चबूतरा का चरबूतरा होगा तत्सम शब्द। उसके अलावा चबाना का चवण होगा। चना का चड़क होगा। चख का चक्षु जिसको हम नेत्र कहते हैं। चक्का का चक्र होगा और चकवा का जो है क्या होगा, चक्रवाक होगा। तो ये तत्सम तद्भव के उदाहरण थे। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प को चिन्हित कीजिए, यानी इसमें से कौन सा एक विषम है। अब ये किस दृष्टि से है ये भी हमको देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो व्याघ्र और वाणी कैसे शब्द हैं, दोनों ही तत्सम शब्द हैं। लोमसा और लोक कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। सैया और मार्ग कैसे हैं, ये भी तत्सम है। लेकिन सुहाग और सिर ये शब्द कैसे हैं, ये तद्भव शब्द हैं। तो ये जो है जोड़ा या ये विकल्प जो है इसमें विषम है। कुछ तद्भव तत्सम के उदाहरण देखते हैं। व्याघ्र का तद्भव क्या होगा, बाघ होगा। इसी प्रकार वाणी का क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। सुभाग का जो है सुहाग हो जाएगा। लोमाशा का लोमड़ी। लोक का लोग होगा तद्भव। और सैया का क्या होगा, सेज होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध शब्दों को हमको इसमें से देखना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। प्रज्वलित कैसा लिखा है, गलत लिखा है। उसके बाद निमीलित, ये भी गलत लिखा है क्योंकि सही शब्द क्या होता है, निमीलित होता है। अभी आगे हम इसको देखेंगे। विश्लेषण शब्द बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ब्रिटिश शब्द भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। और पर्याप्त गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये सही शब्द क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। 1, 2 और 5 शब्द जो दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं। अब इनको सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, प्रज्वलित को इस तरह से, इसमें केवल आधा जा एक बार प्रयोग होगा। निमीलित की जगह निमीलित शब्द ठीक होता है वर्तनी की दृष्टि से। और पर्याप्त की जगह शब्द होता है पर्याप्त। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यानी एक पूरा वाक्य दिया है जिसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। तो इसमें से कौन सा भाग अशुद्ध है वो हमको देखना है। स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य जब कुछ ठीक हुआ तो उन्हें अकस्मात कलकत्ता में प्लेग फैलने की सूचना मिली। तो अगर देखा जाए तो ए, बी और सी तीनों ही वाक्यांश जो है बिल्कुल सही लिखे हैं। इस प्रकार इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निराकार शब्द का विलोम क्या है? तो निराकार का विलोम क्या हो जाएगा, साकार हो जाएगा। निराकार का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई भी आकार नहीं होता है। और साकार का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई ना कोई आकार हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। विरत का विलोम क्या होता है, निरत होता है। पक्ष का निष्पक्ष। सादर का विलोम निरादर। गमन का विलोम आगमन। उन्मीलन का विलोम निमीलन, कई बार पूछा गया है ये। सुकीर्ति का विलोम कुकीर्ति। गत का अवगत। सुमति का कुमति। और डर का विलोम क्या होगा, निडर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म शुद्ध हैं?
तो हमको ये 5 ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं, 5 जोड़े, इनको एक एक करके देखना होगा कि क्या वो विलोम की दृष्टि से सही हैं। कटु का क्या होता है? कठोर, तो ये दोनों ही जो है आपस में सही नहीं है। संक्षिप्त का क्या होना चाहिए था? विस्तृत होना चाहिए, जबकि यहाँ पर व्यापक दिया हुआ है। स्वाधीनता का पराधीनता होता सही शब्द, इसलिए तीसरा भी गलत है। आज्ञा का अवज्ञा होना चाहिए था। जड़ का जो है स्थूल नहीं होगा, जड़ का क्या होना चाहिए था? चेतन होना चाहिए था। तो इनमें से कोई भी जोड़ा सही नहीं है। अब इसका सही क्या मिलान होगा? कटु का क्या होगा विलोम? मधु होगा। संक्षिप्त का विस्तृत होगा। स्वाधीनता का पराधीनता होगा। आज्ञा का अवज्ञा होगा। और जड़ का जो है चेतन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मन का असीम दुख, ये जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या है? मन का असीम दुख किसे कहते हैं? एक शब्द में मनस्ताप, उसके लिए एक शुद्ध शब्द का प्रयोग वाक्यांश के लिए किया जा सकता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। किसी टूटी हुई इमारत का शेष या बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भग्नावशेष कहलाता है। किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना को छिद्रान्वेषण कहते हैं। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले को इच्छुक कहते हैं। किसी चीज पर आसक्त ना होने की दशा क्या कहलाती है? अनासक्ति कहलाती है। लाल कमल के लिए एक विशेष शब्द क्या है? कोकनद। लाल कमल को कोकनद कहते हैं। लाभ या सूद न लेने वाला अकुसीद कहलाता है। लंबे या मोटे पेट वाला को लंबोदर कहते हैं। लंबे बाले वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? केशिनी। रात्रि का जो पहला पहर होता है उसको प्रदोष कहते हैं। दूसरे पहर को द्वियामा कहते हैं। तीसरा पहर को त्रियामा कहते हैं। और रात का चौथा या जो अंतिम पहर होता है इसको जो है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और रात एवं सुबह के बीच का जो समय होता है उसे हम उषा काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 में जो है वाक्यांश दिया हुआ सूची 1 में, और सूची 2 में जो है उसके लिए एक शब्द दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा एक सही मेल नहीं खाता है, इसको हमको यहाँ पर देखना होगा। तो दिल खोल के कहना, तो दिल खोल के कहने के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? मुक्त कंठ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया है? मुक्त हस्त। मुक्त हस्त का मतलब होता है खुले हाथों से किसी चीज़ को देना या दान करना। भाषण देने में चतुर के लिए एक शब्द क्या हो? वाग्मी होगा। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि। और स्त्री के स्वभाव जैसा उसके लिए स्त्रैण शब्द, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। दिल खोल कर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुक्त कंठ। यज्ञ करने वाले या कराने वाले व्यक्ति को याज्ञिक कहते हैं। मौन या वचनबद्ध के लिए वाग्बद्ध। मेघ से आच्छन्न या घिरा हुआ, उसके लिए एक शब्द क्या है? मेघाच्छन्न। मृग के समान आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? मृग नयनी। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मनाने के लिए की गई विनती को क्या कहते हैं? मनुहार कहते हैं। मान कराने वाली नायिका मानिनी कहलाती है। मान या घमंड करने वाली स्थिति माननीया। माता की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? मातृहंता। मांस से युक्त भोज्य पदार्थ सामिस। मांस न खाने वाला निरामिस। मांस खाने वाला मांसाहारी। और महामूर्ख के लिए भी एक शब्द क्या होगा? जड़ शब्द होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से किस आधार पर अपना पद त्याग सकता है या छोड़ सकता है? तो 3 विकल्प आपके सामने दिए हैं, इनमें देखना है कि कौन कौन से सही हैं। यदि वह अध्यक्ष को लिखित रूप में अपना इस्तीफा दे दे तो बिल्कुल सही विकल्प है ये। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए किसी वजह से, तब भी जो है वो अपना पद से हट जाएगा, यानी वो विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं रह जाएगा। तो दूसरा भी जो है कथन बिल्कुल ठीक है। यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प को पारित कर दें या पास कर दें, तीसरा भी कथन सही है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन ये जो तीसरा विकल्प है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यदि विधानसभा सदस्य बहुमत के आधार पर उसे हटाने का संकल्प पास कर दें, उससे पहले क्या होना चाहिए? उससे पहले जो है उसको 14 दिन पूर्व की सूचना दी जा सकती है, उसके बाद ही उसको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधानसभा के कार्य को भली भांति से संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान संविधान में किया गया है।
विधानसभा का स्पीकर या अध्यक्ष विधानसभा के निर्माण के बाद होने वाले उसके प्रथम सत्र में ही विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जा सकता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पदभार संभालता है। अनुच्छेद 179 गा के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो ये सभी जो है जरूरी प्रावधान थे। अब जो राज्य विधायिका होती है, इससे जुड़े संबंधित अनुच्छेद भी प्रायः पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार उसको देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 168 आर्टिकल में क्या कहा गया है, राज्यों में विधान मंडलों के गठन के बारे में बताया गया है। 169 में राज्यों में विधान परिषद का गठन या उत्साधन, इसके बारे में बताया गया, महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना को डिफाइन किया गया है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना को बताया गया है। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के प्रावधान के बारे में बताया गया है। 196 में विधेयकों की प्रस्तुति तथा उन्हें पारित करने संबंधी प्रावधान बताए गए हैं और अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम दूसरे शब्दों में बजट कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में जो है कुछ प्रावधान दिए हैं, सूची 2 में उससे संबंधित अनुच्छेद दिए हैं। तो ये सभी किससे संबंधित हैं? ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था या जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो चलिए इसका हम मिलान करते हैं। राज्य वित्त आयोग, ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 आई से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पर दिया है? 243 के में दिया है। जिला योजना समिति 239 जेड डी में दी गई है और महानगरीय योजना समिति जो है अनुच्छेद 243 जेड ई में दी गई है। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं और उससे संबंधित प्रावधानों को हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उसके बाद जो है 243 में क्या कहा गया है, सारी परिभाषाएं दी हैं। 243 ए में ग्राम सभा की परिभाषा दी है। 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में। 243 सी में पंचायतों की संरचना किस प्रकार होगी, यानी त्रिस्तरीय संरचना जो होगी उसके बारे में। 243 डी में पंचायतों में जो स्थानों का आरक्षण होगा उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद 243 ई में पंचायतों की कार्यकाल कितना होगा। 243 एफ में सदस्य के लिए निराहारताएं क्या होंगी। 243 जी में पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार। 243 एच में पंचायतों द्वारा टैक्स अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां के बारे में दिया है। 243 आई अभी हमने पढ़ा, ये राज्य वित्त आयोग के गठन के बारे में है, जिसका गठन जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 243 जे में पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिट कराने के बारे में। 243 के महत्वपूर्ण है पंचायतों के लिए निर्वाचन यानी राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का जो है प्रावधान इसी में दिया है। 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों में जो है इसको लागू होना। 243 एम में इस भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू ना होना। 243 एन पर विद्यमान विधियों में पंचायतों का बने रहना और 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ये सभी प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत सम्मिलित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं हैं, ये हमको इसमें बताना है। तो एक एक करके जो है हम इसमें पढ़ते हैं। पुरंदर की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय में स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ये कथन गलत है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। तो दूसरा कथन तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। ये भी कथन बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से सही नहीं है? 1 और 3 यानी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब जो गलत है उनका व्याख्या देखते हैं।
तो बेसिन की जो संधि हुई थी, जिसको बसीन की संधि भी कहते हैं, इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। इसलिए कथन एक सही नहीं है। कथन एक में हमको क्या दिया था, पुरंदर की संधि दिया था, जबकि ये होना क्या चाहिए, ये बसीन या बेसिन की संधि होना चाहिए। अगला स्टेटमेंट क्या था, अंग्रेजों द्वारा भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो ये कथन जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्या था, मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक जो है कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, जिनका प्रसिद्ध नाम नाना साहेब था। तो जो है दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, ना कि बाजीराव प्रथम को। यहाँ पर प्रश्न में बाजीराव प्रथम दिया था, इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मौर्यकालीन शासकों द्वारा अकाल से निपटने में राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सीधे सीधे उत्तर पे आ जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा सोहगौरा अभिलेख। ये सोहगौरा अभिलेख कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और गोरखपुर से ये प्राप्त हुआ है। तो गोरखपुर से प्राप्त चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख है ये। इससे मौर्यकालीन शासकों द्वारा अकाल से निपटने के राजकीय प्रयासों का वर्णन मिलता है। इसमें अकाल व दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के अन्न व 3 कोष्ठागारों के प्रमाण भी मिलते हैं। सोहगौरा जो संस्कृति है, ये किस प्रकार की संस्कृति है, उत्तरकाली औपदार मध्यभांड संस्कृति से संबंधित काल का है ये सोहगौरा अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आसान प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर क्या होगा, जॉर्ज लेमेंटेयर। जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने सन 1927 में दी थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ था। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में अति संघनित एक पिंड के रूप में था और उस समय ना तो समय और ना ही स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक एनर्जी का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकंड तक ये धमाका दोगुना होता गया। ये ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए ह्यूमस व जीवांश युक्त मिट्टी, गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास के लिए ढलवा क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या हैं, चाय, रबड़, मूंग और गन्ना। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, चाय। चाय के लिए जो है इस प्रकार की ह्यूमस, जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास के लिए ढलवा क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। चाय की जो खेती होती है, ये किस तरह की खेती होती है, इसको हम रोपण कृषि कहते हैं और उपरोक्त सभी विशेषताएं जो है चाय की कृषि से संबंधित हैं। फिर मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मृदा या मिट्टी चट्टानों के मलबे और पृथ्वी की सतह पर विकसित होने वाले कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं, उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति व अन्य जीवरूप व समय है। इसके अतिरिक्त मानवीय गतिविधियां भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। मृदा के घटक जो है खनिज कण है, ह्यूमस है, जल है और वायु है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनाक्सी श्वसन यानी ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें जो शुगर होती है या जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, इसका जो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, उससे क्या उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं। तो इससे केवल ग्लूकोज मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है या ऑक्सीजन मिलता है या अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो उससे हमको अल्कोहल और CO2 का जो है मिश्रण प्राप्त होगा। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक अपचयी प्रक्रिया है यानी कैटाबोलिक प्रोसेस है और अनाक्सी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी हैं, महादेव की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व
पश्चिम से पूर्व की ओर जो है जो सही क्रम है वो क्या है, ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आराम से इसको जो है एक बार सोच के देखिए। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें सबसे जो है पश्चिम में कौन सी पहाड़ी होगी, सतमाला की श्रेणियाँ होंगी। उसके बाद कौन सा होगा, महादेव पहाड़ियाँ होंगी। महादेव के बाद कैमूर की पहाड़ियाँ होंगी तीसरे नंबर पे, और सबसे जो है पूर्व की दिशा में क्या होंगी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ होंगी। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं तथा अरावली, सतमाला, अजंता, महादेव, मैकाल, कैमूर, गड़याल इत्यादि हैं। इनके सापेक्षिक क्रम कैसे हैं, सतमाला, उसके बाद महादेव, फिर कैमूर और रामगढ़। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। पश्चिमी घाट इसकी पश्चिमी सीमा, पूर्वी घाट इसकी पूर्वी सीमा तथा सतपुड़ा, मैकाल रेंज व महादेव की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से कई नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में इसके सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक में ये नीलगिरी है, तमिलनाडु में अन्नामलाई व केरल में इलायची पहाड़ियों के नाम से इसको हम जानते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है तथा लगातार अखंडित अवस्था में फैला है, जबकि पूर्वी घाट जो है अपर्दन के कारण कई जगहों पर कटा फटा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। अन्नामुड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर है और जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और ये सह्याद्री पहाड़ी का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक प्रतिष्ठान कौन सा है, यानी पब्लिक सेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण इनमें से कौन सा होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सबसे प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, निजी स्वामित्व तो उसमें होता ही है, क्या सरकारी नियंत्रण उस पर होता है, बिल्कुल नहीं होता है, और आर्थिक नियोजन वो भी नहीं होता है। तो इसमें सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, निजी स्वामित्व, यानी ये जो है वो कुछ निजी लोगों के हाथों से संचालित होती है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निजी स्वामित्व है। इस अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2019 जो हुआ था, इससे संबंधित कथनों पर हमको विचार करना है। तो इसमें कुल 8 टीमों द्वारा 60 मैच खेले गए थे, ये कथन बिल्कुल ठीक है। इस बार मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। सर्वाधिक विकेट लेने के कारण पर्पल कैप का पुरस्कार डेविड वार्नर को दिया गया, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, तीसरा जो है इसका ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें आईपीएल जो पुरस्कार हैं इसमें ऑरेंज कैप जो है सर्वाधिक रन के कारण डेविड वार्नर को दिए गए थे, 792 रन उन्होंने बनाए थे, और पर्पल कैप जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए इमरान ताहिर को दिए गए थे, जिन्होंने 26 विकेट लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कब होगा, 2023 में होगा, तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक हो गया। इसका आयोजन कहाँ पर होगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, ये कथन यहाँ पर गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या है, 1 सही 2 गलत। अब इसका आयोजन कहाँ पर होगा, 2023 में इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में होगा, ये याद रखिएगा। और इससे जो है जुड़ी और प्रतियोगिताएं जो हैं, 18वीं जो इससे ठीक पहले होगी वो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में यूजीन में होगी, जो अमेरिका में है। और इससे पहले 17वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 19 की जो है यानी 2019 की कहाँ पर हुई, कतर में हुई, जो कि दोहा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसको हम देखते हैं।
फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने के लिए फ्लॉपी ड्राइव की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कथन है। कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त आउटपुट को हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। यही कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसकी जगह प्रिंटर आना चाहिए था। स्कैनर की जगह प्रिंटर से हार्ड कॉपी को निकाला जाता है। सीडी से डेटा पढ़ने में प्रयुक्त किया जाने वाले यंत्र सीडी रोम का ड्राइव है, ये भी सही है। यूपीएस बैटरी से संचालित उपकरण है जिसके द्वारा कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनी रहती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इस प्रकार से सी और डी भी सही है, केवल बी कथन जो है इसमें गलत है। स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो इमेज को स्कैन कर बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग व्यावसायिक हितों में यानी कॉमर्शियल यूज किस भाषा का किया जाता है? तो इसमें से जो कोबोल लैंग्वेज है ये कॉमर्शियल लैंग्वेज है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का विकास व्यावसायिक उपयोग के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुनंदा पटनायक का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सुनंदा पटनायक क्या है? एक लोक गायिका हैं, फेमस लोक गायिका हैं। इनका जो है निधन हुआ था 19 जनवरी 2020 को। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों को घटते क्रम में सजाइए, यानी सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर। तो इसका सही उत्तर पहले हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? केरल में, ये बिल्कुल सही है, आप जानते हैं। उसके बाद कहाँ पर है? मिजोरम में है, तो दूसरे नंबर पे मिजोरम में आ गया। तीसरे नंबर पे त्रिपुरा में है। चौथे नंबर पे यहाँ पर गोवा में है। तो ये जो है इसका सही क्रम हो गया 1 2 4 3, यानी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अब साक्षरता देख लेते हैं। केरल में कितनी है? 94%, मिजोरम में 91.3%, त्रिपुरा में 88.7%, गोवा में 87.2% और हिमाचल प्रदेश में 82.8% जो है साक्षरता दर है। तो जो हमारे पास ऑप्शंस थे उसका सही जो है क्रम 1 2 3 4 में इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ खिलाड़ी हैं और उन किस राज्य से संबंधित हैं ये हमको यहाँ पर बताना है। तो हिमा दास बहुत ही फेमस हैं, कहाँ की हैं? असम की हैं, पूछा भी जा चुका है। ए का जो है क्या होगा? सेकंड होगा। फिर सीमा अंतिल की बात करते हैं, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हरियाणा की हैं। विश्वनाथन आनंद जो कि जो है चेस के जो है एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये कहाँ से रिलेटेड हैं? ये तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। और मैरी कॉम कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर से एक बार मिलान देख लेते हैं। हिमा दास ये असम की हैं, ये क्या हैं? धाविका हैं यानी एथलीट हैं। सीमा अंतिल हरियाणा की हैं, डिस्कस थ्रोवर हैं। विश्वनाथ आनंदन ये जो है तमिलनाडु के शतरंज प्लेयर हैं। मैरी कॉम जो है मणिपुर की जो है बॉक्सर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कचनौदा बांध परियोजना किस जिले के महरौनी तहसील के सजनाम नदी पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है कचनौदा बांध परियोजना, और ये ललितपुर की महरौनी तहसील में सजनाम नदी पर निर्मित है। कचनौदा बांध परियोजना ललितपुर जिले की महरौनी तहसील के सजनाम नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य ललितपुर जिले में गोविंद सागर बांध की नहर प्रणाली में सिंचाई की कमी की पूर्ति करना है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे 30 प्रश्न आज के पूरे हुए। नियमित रूप से इस सीरीज को देखते रहिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो पुराने चीज़ों को भी जो है पुराने भी टेस्ट को जो है लगातार रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। नमस्कार, धन्यवाद। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सॉल्यूशन है जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक, जो पूरे 6 टॉपिक होते हैं, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे।
और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये PDF फॉर्म में अवेलेबल है, ईजिली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक ये इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546, इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या RO हिंदी PDF लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये PDF जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है, और इसका जो सैंपल PDF है जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम है, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी PDF डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको PDF के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है PDF से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546, आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में PDF में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन RO लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और PDF फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं।